बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सियासी पस मंजर में चार अहम किस्म की पेशरफ्त हुई जिन पे हमने आज का शो करना है। पहली पेशरफ्त एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से है। एक रिपोर्ट जारी की गई जिस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के संभलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से यह पहली रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगले इलेक्शनों के साथ नथी किया गया है। क्या यह एक सिग्नल है कि अगर इलेक्शन करवा दे जाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और अगर इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकेगी। दूसरा इशू, आज नैब ने 80 केसेस खोल दिए हैं और ये करप्शन के केसेस हैं और ये केसेस हैं आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ। इन केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, इसमें मुराद अली शाह साहब का केस है, इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब का केस है, इसके अंदर राजा परवेज अशरफ साहब का केस है, इसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस है और इसमें शर्जील मेमन साहब का केस है जिसके ऊपर हेयरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये जो 80 केसेस खुले हैं, क्या ये इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज तो नहीं होंगे? ये एक दूसरा इशू है जो आज के सियासी पस मंजर में आया और इस पर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब 1 महीने लंदन रहने के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, लेकिन एक रात यहां ठहरने के बाद वो वापस लंदन चले गए। अब जुमे के दिन एक मीटिंग होगी लंदन में जिसमें मियां नवाज शरीफ होंगे, मियां शहबाज शरीफ होंगे और मरियम नवाज साहबा होंगी। मियां शहबाज शरीफ साहब आए क्यों थे और एमरजेंसी में वापस क्यों गए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे हम आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नया बयानिया सामने आया है। इन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब मौजूदा हालात के सबसे बड़े जिम्मेदार यही हैं और इनका जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। क्या वाकई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है? अगर नाकाबिले माफ़ी जुर्म है तो फिर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों दी गई थी और जनरल फैज अमीर साहब के कहने पर मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर क्यों गए थे? ये भी आज का इशू है जो हम आज के मेहमानों के साथ डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी हैं और इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो कंवर साहब से। कंवर साहब, ये फरमाइए सर, आपने एक बयान आपकी तरफ से रिलीज हुआ है जिस बयान में आपने कहा है, दावा किया है कि इलेक्शन जनवरी में दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते के दरमियान हो जाएंगे। तो ये आपका तजिया है, आपकी इंफॉर्मेशन है या आपका ख्याल है? तो आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोड मैप दिया है उसकी रोशनी में हमने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इलेक्शन पाकिस्तान ने इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से एक नोटिफिकेशन कर दिया जिसके तहत 12.5 करोड़ वोटर जो है वो पाकिस्तान में वोट कास्ट करेंगे। वो एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 26 सितंबर को लास्ट डेट दे दी है कि इंतखाब अपना हल्का बंदियों के बारे में अपना ड्राफ्ट तैयार कर ले और 9 अक्टूबर को शाया कर दे। तो ये सारा जो रोड मैप आ रहा है उसकी रोशनी में नजर आ रहा है जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तकरीबन 15 नवंबर और 30 नवंबर के दरमियान हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और साथ आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़ाब्ता इख्तियार के बारे में मंजूरी दे दी है। इसमें 80 नकात के लगभग का एक अहम ज़ाब्ता इख्तियार जारी। ये सारे इलेक्शन रोड मैप की तरफ जा रहे हैं ना। अब ये ज़ाब्ता इख्तियार भी कानून के मुताबिक तय हो गया, इसमें तमाम सियासी जमात की मशवरत हुई। इसके साथ साथ 30 नवंबर से पहले अपना हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मजाक बैठता। ठीक हो। अब ये देखें, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपका एनालिसिस है कंवर साहब, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब एक नई सियासी सूरत हाल भी है। वो सियासी सूरत हाल ये है कि 80 करप्शन के बड़े केसेस खुल गए हैं जिसमें तमाम बड़े सियासतदान शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इस साइड पे अगर करप्शन के केसेस खुले होंगे, नैब उनको गिरफ्तार कर रहा होगा, कुछ लोगों के खिलाफ फैसले आ जाएंगे इस दौरान और इस साइड पे इलेक्शन हो रहा होगा, तो क्या सियासी जमातें फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगी या फिर वो चाहेंगी कि पहले ये चैप्टर क्लोज और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं? ये दरअसल जैसे आप फरमा रहे हैं, इसका एक कानून का मुताबिक मैं ये बात करूंगा कि अगर इसको कागजात नामजदगी से पहले इनको सजा हो गई तो फिर ये इलेक्शन में हिस्सा लेने के मजाज नहीं होंगे। लेकिन मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमे चल रहे होंगे, जमानतें ली होंगी, तो ये सारा मामला होगा। उस वक्त तो ये हमारे कानून में ही लिखा हुआ है कि जिसको सजा हो जाए तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारी जैसे हम सुन रहे हैं हमारी इत्तला के मुताबिक
वो अपने रूल में अहम तब्दीलियां भी ला रहा है और कागजात नामजदगी जो बन रही है उसमें तमाम कागजात नामजदगी के जो उम्मीदवार होंगे उनको हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो फाइनेंशियल विंग है, पॉलिटिकल विंग, उसमें शामिल किए गए FIA के भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी और हसास इदारों के मेंबरान भी, जो तमाम उनकी स्क्रूटनी करेंगे। उनका स्क्रूटनी करने के बाद वेबसाइट को जारी कर देंगे, फिर रिटर्निंग ऑफिसर फैसला करेगा आया वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये सारे मामला जो है साथ साथ तय हो रहे हैं। जैसे आपने फरमाया कि 80 के लगभग अपने कौमी इंतखाब ब्यूरो की अदालतों में केस जाएगा और समाज जारी है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर महसूस करे ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, ये तमाम इख्तियारात रिटर्निंग ऑफिसर के पास होंगे, आया वो कागजात नामजदगी एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद अपीलें भी हैं, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। और अब आपसे आखिरी सवाल यह है कि 3 अक्टूबर को बुलवाया है तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक तय करना है, लेकिन तमाम पार्टीज को इस वक्त रिजर्वेशन है इलेक्शन कमीशन में। PTI को रिजर्वेशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिजर्वेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज है इनसे, और MQM भी उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जब सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो इन इलेक्शन कमीशन पे या इनके इलेक्शन पे एतमाद कैसे होगा? फिर आपको आवाज आ रही है मेरी? कंवर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कंवर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद साहब ये फरमाइएगा सर, ये अगर फर्ज करें कि करप्शन के केसेस खुलते हैं, नैब एक्टिव हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ गई है, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल में ये दोनों साइड बाय साइड भी चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब केस डिसाइड होगा तब केस डिसाइड होगा। ठीक, ये तो अभी एक एविडेंस निकलेंगे, सारी चीज़ें होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। कुछ हमारी बहुत, अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक केस कोई 20-20 साल भी चलते रहे और उसका कोई कभी डिसीजन नहीं हुआ। ये असरअंदाज भी होंगे इलेक्शन पे। आई डोंट नो, डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से होते हैं। देखिए हम अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो एहतसाब की जो हिस्ट्री है ना, वो बड़ी सिलेक्टिव है और बड़ी बायस्ड है। तो उसको मैं समहाउ होना चाहिए एहतसाब, लेकिन करेगा कौन, वो कितना बायस्ड है, कितना अनबायस्ड है, वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखें PTI जो है उनके तीनों कायदीन जो है जेल के अंदर है, चेयरमैन जेल के अंदर, वाइस चेयरमैन जेल के अंदर, प्रेसिडेंट जेल के अंदर, और अगर इनको रिलीज नहीं किया जाता तो फिर आप इस इलेक्शन पर रिलाई करेंगे, फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे, और क्या आप इसके नताइज को मानेंगे? फिर देखिए इलेक्शन तो हम लड़ेंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे भी इंशाल्लाह। देखिए हुआ ये है कि जो लोग समझ नहीं रहे और लोगों को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, इस जो ये मेरा अपना तजिया गलत भी हो सकता है, वो ये है कि हम लोग अभी तक लगे हुए इलेक्टेबल्स के पीछे, और यहाँ पे गेम चेंज हो गई है। यहाँ पे आपके पास 2 करोड़ से 2.5 करोड़ वोटर हो गए, और कुछ जो कि साइलेंट थे वो एक्टिव हो गए। 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स का। हाँ जी, और उसके अलावा जो पुराने होते थे उनमें से 30-40% से ज्यादा लोग वोट नहीं डालते थे, तो उसमें से भी कोई मेरे ख्याल में 8% कर ले तो 30 उधर से और ये 2 करोड़, ये तकरीबन आप ये समझ ले कि 4-1 करोड़ एक्टिव वोटर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ अबव वो है। अच्छा, ये वो लोग होंगे कि जो कि इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करते। तो जब ये इलेक्टेबल की सियासत नहीं करते तो हर वो शख्स जो इस पे खुश था कि मुझे इसने आके ज्वाइन कर लिया, मुझे राजा रियाज ने ज्वाइन कर लिया, मुझे इतने इलेक्टेबल्स आ गए, उन लोगों को एक लगेगा ठीक ठाक किस्म का झटका। ठीक है। और यहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी, और मेरी नजर में सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई और ऐसी है नहीं कि जो कि इस चीज का एडवांटेज उसको मिलेगा। ठीक है। देखिए अब सवाल ये है कि सर इमरान खान साहब को 2018 में जीतने के लिए इन तमाम इलेक्टेबल्स की जरूरत पड़ी थी। अगर ये इलेक्टेबल्स ना होते, जिनको आज आप मुनासिब नहीं समझते, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आ सकती थी। और अब भी ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बैठी हुई है, इलेक्टेबल्स की पार्टी है, और उस साइड पे परवेज खटक साहब की पार्टी है, इलेक्टेबल्स की पार्टी है, और एक नई पार्टी भी बन रही है जिसके अंदर इलेक्टेबल्स आएंगे। जावेद साहब, इस तरह है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ना, जब मुसोलिनी हिटलर की वो जर्मनी की मदद कर रहा था और सारी चीजें थी, तो एक्चुअली जर्मनी उनकी मदद कर रहा था। हर जगह पे जहां वो मार खा रहे होते तो जर्मनी उनकी मदद के लिए जाता था।
ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आपका तजिया है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, या लोगों को तजिया मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी नजर में इनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं था सिवाय एक दो के, एक शख्स भी बाकी कोई ऐसा नहीं था कि जो कि अपनी सीट जीतने की सलाहियत रखता हो। जीत के आए थे सर, उनमें से मुझे बताएं, उनमें से बताएं कौन से लोग जहांगीर तीर साहब का जहाज ना होता, एक मिनट है ना, सिवाय 3-4 लोगों के मुझे पता है कौन है। मैं अलीम खान ने अपनी सीट कभी नहीं जीती, अलीम खान ने कभी नहीं सीट जीती अपनी, वो सिर्फ एक बाय इलेक्शंस जीत कर आए थे, जीते थे बाय इलेक्शन। एक मिनट है ना, एक मिनट पंजाब के सर जी, वो बाय इलेक्शंस, वो बाय इलेक्शन उसी की बात करो, 2002 की बात करूं, आगे बताता हूं मैं, आगे और बताता हूं, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं जीते। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब एक दफा जब 2002 के उसमें आए थे, उसके बाद वो अपनी सीट नहीं जीते, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी जितने लोग थे उनमें से भी ज्यादातर जो थे वो अपनी सीटें हारे थे, और इन सबको पीटीआई के वोट की वजह से ये जीते थे कि वो, हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो जीते थे, वो एक बड़े प्रिंसिपल स्टैंड पे अपने वहां से छोड़। वैसे सर आपको मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये याद नहीं है कि बहुत सारे लोग आजाद जीते थे, और उन सबको जहांगीर तरीन साहब ने जहाज में बैठा के यहाँ ला के वो जो झंडा था पीटीआई का वो उनके गले में डाल के उनको पार्टी में शामिल करके फिर गवर्नमेंट बनी थी। आपको याद नहीं सर? वो हर दफा ऐसे ही होता है, जिनके सबसे ज्यादा वोट होते हैं नॉर्मली आजाद उनके साथ चले जाते हैं। इट इज नॉट अनकॉमन, ये हमेशा से होता आ रहा है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा रोकड़ी साहब कि ये वाकई इलेक्टेबल उस वक्त भी जरूरी नहीं थे, और इमरान खान साहब की वजह से वो लोग जीते थे। अगर इमरान खान साहब सपोर्ट ना करते तो 2018 में आपकी जो सारी विकेटें ना इस वक्त आपके साथ सारी उड़ जाती। जावेद भाई, जो उस वक्त उसने किया उसको छोड़े, इलेक्टेबल्स ही आए थे और वो सारी इलेक्टेबल्स वही आप जो हम असल चीज की तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया वो था नैब के कवानीन, नैब के केसेस और इलेक्शन। अगर हम ये समझते हैं ना कि नैब के केसेस और इलेक्शन साइड बाय साइड चल सकता है, ये चीज ये ज़हन नहीं मानता, नहीं चलेंगे ना, कैसे सकते हैं आप? कैसे आप किसी भी सेन आदमी, पहले एहतसाब होगा, यानी किसी इलेक्शन होगा। मैं ये कहता हूं कि बंदा दो टांगों पे खड़ा होता है, बैलेंस खड़ा होता है। आप कहें नहीं जी इसको एक टांग के ऊपर ही खड़ा करना है और इसी पे इसने चलना है, कितनी देर चलेगा? एहतसाब और इलेक्शन दोनों साइड बाय साइड नहीं चल सकते, ठीक है। अगर एहतसाब शुरू होता है जिसके चांसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 80 केसेस तो नहीं होंगे, ठीक है, ये 80 लोग नहीं होंगे, लेकिन होने भी नहीं चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सर मैं ये कह रहा हूं 80 लोग होने भी नहीं चाहिए एहतसाब। सर ये आप दावा कैसे कर सकते हैं? सर मैं दावा नहीं कह रहा हूं, मैं तो ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं बड़े अरसे से कि इस मुल्क पर एहसान किया जाए और इसका एक कड़ा एहतसाब कबल अज इंतखाब करके इस मुल्क के ऊपर रहम किया। तो फिर इलेक्शन अगर डिले भी होते तो हो जाए। मैं तो पहले आप साल हो गया कह रहा हूं कि इलेक्शन से पहले कड़ा एहतसाब कर दें, सफाई करें, उसके बाद। सर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने नैब बनाया था, उन्होंने इन लोगों के खिलाफ केस बनाए थे, वो लोग केसों का पहले 2 साल फिर सबको उन्होंने इज्जत के साथ। सर वही कह रहा हूं ना, 3 साल बाद जनरल परवेज मुशर्रफ अगर 3 साल बाद चले जाते तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। अगर वही वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही अडॉप्ट कर लेती हमारी पॉलिटिकल पार्टी, तो लेकिन अब इस तरह नहीं होगा आपका ख्याल? नहीं, मेरा ख्याल क्या, पूरी कौम की ख्वाहिश ये है, ये जो हम समझ रहे हैं ना कि फलाने। आपको किसने बताया पूरी कौम की ख्वाहिश? मैं कौम में फिरने वाला आदमी हूं, मैं ख्वाबों में रहने वाला नहीं हूं, मैं स्ट्रगल करने वाला आदमी हूं। आप देखें कि आप पीटीआई को फारिग कर रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फारिग कर रहे हैं, आप को फारिग कर रहे हैं, आप जेयूए को फारिग कर रहे हैं, आप अपने सर 14 बंदे आपके फारिग हो जाएंगे और फिर आप इलेक्शन करवा के इन्हीं कैमरामैन के साथ बैठ जाएं और इन्हें कहें कि पाकिस्तान का मसला क्या है, और अगर ये काम हो, एवरीबॉडी वांट्स के एहतसाब हो, ये सारा ड्रामा है कि जी मेरा फलाना वोट बैंक है, तो इनको कहें महीने के बाद अपने इलेक्शन कैंपेन करके दिखा दो, ठीक है। मैं फिर तो मैं हल्के वाला हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब का बयानिया ठीक था कि सबसे पहले इन सबको क्लीन अब आ जाएं उसके बाद पाकिस्तान चला सकेंगे। तो आपको पीटीआई में 2018 पीटीआई थी हमारी, वारिस हम थे उसके, और क्यों थे? क्योंकि इमरान खान आज भी डटा हुआ। सर नहीं सर, क्यों थे वारिस हम उसके?
हमने पीटीआई ज्वाइन की 2018 से बहुत पहले कि ये आके एहतसाब करेगा, मुल्क को नीट क्लीन करेगा और क्या करेगा कि ये मेरिट के ऊपर तैनातियां करेगा, करप्शन से पाक करेगा, अहलियत की बुनियाद पे आगे जाएगा। वी नेवर थॉट के बुजदार के पास और एक खातून के पास वट एवर द नेम इज गोगी, उसके पास पंजाब चला जाएगा और डीसीबी पैसे दे के पोस्ट होगा। वी नेवर थॉट दिस थिंग। ठीक है, ये करप्शन, ये वाली करप्शन पहली पार्टीज ने भी नहीं देखी थी। ये जो किस्से इंट्रोड्यूस 3.5 साल में नए हुए, ये नए तरीके उनको सिखा। अच्छा, मैंने वैसे ब्रेक लेनी है, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मसला ये है कि जो लोग इमरान खान साहब के साथ थे और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं, वो उनमें से खासे लोग आपकी पार्टी सारों को रगड़ा दें हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि एक ड्राई क्लीन मशीन लगी हुई है कि जो उधर से निकल के सर, हाँ, मैं जाने से क्लीन हो गया, वो इलेक्शन जाने से पहले, सर, जाने से पहले इसका जवाब दे दूं या बाद में वापस आऊंगा? थोड़ी सी ब्रेक दोबारा। मैं दोबारा खुशामदीद। रोकड़ी साहब, मसला ये है कि अब कुछ लोग तो आपके पास आ गए हैं, ये वही लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते थे, मिनिस्टर्स थे और बड़ी बड़ी पावर्स को एंजॉय करते थे, इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस हैं, और जब वो आपके पास आ गए तो सब आराम से मजे से बैठे हुए हैं, कोई केस नहीं खुल रहा उनके खिलाफ। तो ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी एक ड्राई क्लीन पार्टी हो, जो लोग वहां से आए धुल धुलवा के वो इलेक्शन लड़ सकते। नहीं होगा सर, ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें इस दफा मुझे नजर आ रहे नहीं होगी। जुर्म होता है। अगर अल्लाह ताला माफ करे मेरा सगा भाई जुर्म करे तो क्या भाई होने की वजह से वो मुजरिम नहीं ठहराया? तो आपकी पार्टी के लोग भी जाएं? सर, मैं कहता हूं मेरी पार्टी नहीं भाई, मेरा हमारे इलाके में मिसाल भाई, मेरे वालिद को कब्र से निकाल के भी अगर इस जुर्म में लाते हो लटकाओ ना, अल्लाह ताला माफ करे। वो तो इलेक्शन बाद में होना चाहिए इसके। सर, एहतसाब अगर आप ये पार्टी का बयान है, मेरा जाती बयान, ठीक। अगर मुझे नहीं पता आप कौन, मैं पेश करता हूं अपने आप को। मुल्क अगर आपने बचाना है, आपने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, आपने गवादर और इन तमाम मामलात को ठीक करना है, आपने दुनिया के आगे मुअज़्ज़िज़ होना है, आपके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी है। क्यों आए? जब सबको पता हो कि यहां पे मामलात खराब हैं, आपको एहतसाब चाहिए, या साइड बाय साइड नहीं चलती। और आपका ख्याल है कि आपके साथ साथ इमरान खान साहब का भी बिल्कुल फैसला होना चाहिए इलेक्शन से पहले? क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, मुझे ये लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, वो कहते हैं पहले एहतसाब करें और सबको लटकाने के बाद जो बच जाए उनके साथ इलेक्शन करवा। इस तरह है, मैं इस चीज को कैसे देखता हूँ। होता यह है कि जब आप लेट्स से एक कंपनी बनाते हैं और आप उस कंपनी को उसके अंदर पैसा डालते हैं और आप कहते हैं नहीं, इसके पहले इसको फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, सब कुछ करेंगे, जब तक आप उस कंपनी का जो TOR है ना, जो टर्म ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिस तरीके से आपने उसको चलाना है, जिस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है, वो चीज अगर आप ठीक नहीं बनाते हैं, आप उसमें जितना मर्जी पैसा डाल रहे हैं, आप वो कंपनी कभी चलेगी नहीं। ठीक है। इसी तरीके से इस मुल्क को, इसमें कोई शक नहीं एहतसाब की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो फाइनेंस स्टेबिलिटी की जरूरत है, लोगों के आके इन्वेस्टमेंट करे, सब कुछ करे, लेकिन इसके जो TORs है ना, वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। जब तक आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे मानोआन, ठीक है, उस वक्त तक ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ओवर द लास्ट मेनी इयर्स छोटी मोटी गलत और कुछ ज्यादातर सही और छोटी मोटी गलत चीजें भी ट्वीक होती रही है, सब कुछ है, लेकिन ओवरऑल बिकॉज इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये अपने आप को बेहतर करता गया है, कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से, लेकिन बेहतर करता गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कलेक्टिव विजडम था। लेकिन सर, जब आपकी गवर्नमेंट थी, आपने भी आइन की कुछ बहुत ज्यादा इज्जत नहीं की, जैसे कि जस्टिस काजी फायज साहब हैं, उनको रोकने के लिए आप बाकायदा रेफरेंस ले आए और अल्टीमेटली आपको वहां पे शिकस्त हुई। दूसरा, एक अदम एतमाद हुई, अदम एतमाद ऐन आईनी थे, लेकिन आपने उसको आज तक तस्लीम नहीं किया। आपने कहा जी बाहर से साजिश हो गई है, जबकि वो आइन के मुताबिक था। फिर लोगों की गिरफ्तारियां जो हुई, वो आपने पर्सनल लोगों के साथ जो गरज थी वो आपने निकाली। देखिए जावेद साहब, इस तरह यह है कि सिवाय मेरे ख्याल में 2, 3 या 4 लोगों के अलावा, इसमें मैं मानता हूं कि बाज़ चीज़ें गलत भी हुई थी। फॉर एग्जांपल वो जो राना सनाउल्लाह का जो केस था, अब वो एक DG नारकोटिक्स ने सारा कुछ किया था। कैबिनेट के अंदर एक मिनट है ना, मैं तो वो देख रहा हूँ ना, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ ना। मैं भी ये तो
मेरे बहुत बाद आए ना, तो ये इस मेरे तरह से से भी पूछेगा मैं कब आया और ये ठीक है कब ना? आया, ये भी ठीक है ना? हाँ, मुझे पता है सर, मुझे आपकी डेट का भी पता है, डेट ठीक है ना? ऑफ बर्थ का या हाँ, आने का? सब चीजों का पता है, ये इतने हम भी गए गुजरे नहीं है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब वैसे पुराने इमरान खान साहब के साथ नहीं, देखिए इन्होंने मेनली काम किया, खान साहब के साथ मेनली काम किया नमल में। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में और चीज है, ठीक है ना? पॉलिटिकल पार्टी और चीज है, नमल और चीज है, शौकत खानम और चीज है, मैं पढ़ाता था, और चीज है ना, नहीं और चीज है वो, उसमें मुझे भी पता है। खैर anyway, उसको छोड़े, बात दूसरी तरफ है। आपका ख्याल है कि इनको मौका नहीं दिया जाता कि मियां वाली से यहाँ के काम कर ले? नहीं, देखिए वो इंसान खुद वो कर रहे हैं, जो एक चीज होते हैं पॉलिटिकल बात आते हैं वो जो देखिए ना, बात चीज अच्छा, उसमें जब ये सारी चीजें हो रही थी, जरूर गलत वो, क्योंकि बहुत सारे गलत मशवरे भी हुए हैं, बहुत सारे गलत डिसीजंस भी हुए हैं, उनके बहुत सारे गलत कंसिक्वेंसेस भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं, जब आप एक देखते हैं तो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, आपने उसको स्टेबलाइज करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को आपने मैच्योर रखना है, पॉलिटिकल सिस्टम में आपने ये करना है कि आपने उस साइकिल को कंप्लीट करना है। मैं अगर ये नो कॉन्फिडेंस हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये याद रखें जहां ये जो नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पे लोगों का बाहर निकलना, उसके खिलाफ एहतजाज करना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आपका आर्टिकल, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जो आपको राइट ऑफ क्या कहते हैं। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं, मैं चंद सवाल उनसे कर लूं। प्लीज एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, एक रात यहाँ पे गुजार के फौरी तौर पर वापस जा रहे हैं, फिर वहां पे 3 लोगों की, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा की वहां पे मीटिंग हो रही है, तो मिस्ट्री सी है कि उनको आने की क्या जरूरत थी अगर उन्होंने इतनी जल्दी चले जाना था? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ और जाते हुए उन्होंने मुझसे मुशावरत नहीं की, लिहाजा इस बारे में मैं तो कुछ वाज़ेह तौर पर कहने के लिए कासिर हूँ। ठीक हो। अच्छा, ये जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले रही है कि जनरल फैज हमीद साहब जिम्मेदार थे और जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार थे, 4 जजेस जिम्मेदार है, जिसमें एक सिटिंग जज भी है एजाजुल एहसन साहब, आप उनको कह रहे हैं कि ये नाकाबिले माफी जुर्म किया इन्होंने और ये कौम के मुजरम है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये अब नून लीग का बयानिया है, अब आप कार्रवाई करेंगे इन सब के खिलाफ? देखिए, ये बयानिया तो आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना है। आपको मालूम है कि ये सब लोग, इन्होंने 2017 में नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती नाअहल किया, मुल्क के अंदर एक रजीम चेंज लेकर आए और उसके नतीजे में पाकिस्तान की वो तरक्की का सफर जो एक 13 और 17 के दरमियान सीपैक था या दीगर मंसूबे थे, उनका मोमेंटम टूटा और उसके बाद फिर हम एक ढलवान पे पड़े और आज तक उस ढलवान पे गिरते चले जा रहे हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि आप कोई महाजराई तो हम पैदा नहीं करना चाहते कि यहाँ पर मुल्क के अंदर कोई नई टिकटिकियों पे लोगों को लगाएं, लेकिन जिन लोगों ने ये सारा फेल किया है और मुल्क के साथ जिसकी सजा 24 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, कम अज कम इनका ये तो हक है ना, या इनसे ये तो तवक्को की जानी चाहिए कि ये अपने उस किए के ऊपर नदामत का इजहार करें और कौम से माफी मांगे। और मैं समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला ने जिस तरह साउथ अफ्रीका में एक हल निकाला था कि उन पर बड़ा दबाव था कि एहतसाब भी होना चाहिए और मुआशरे को मजीद तलखियों से भी बचाना चाहिए, तो उन्होंने एक ट्रुथ कमीशन कायम किया था जहां पर जो लोग कौमी मुजरम थे उन्होंने जाके अपने गलतियों की और गुनाहों का इतराफ किया, कौम से माफी मांगी। तो आप ये चाहते हैं कि ये माफी मांग लें, इनके खिलाफ को केस नहीं करना चाह रहे आप? देखिए, इस पे तो कोई पार्टी जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं करती या पॉलिसी नहीं होती। नहीं, मियां साहब तो ऐलान कर रहे हैं ना सर, मियां नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं। मैंने आपको जाती राय बताई है, जो कि मैं पहले भी इसको इज़हार कर चुका हूँ कि मेरी जाती राय में अगर एक नेशनल ट्रुथ कमीशन या रिकंसिलेशन कमीशन बने जिसमें ये सारे लोग जो इन्होंने जराइम किए हैं उनका इतराफ करें और कौम से माफी मांगे, तो उससे बात आगे चल सकती है। इस वक्त देखिए, हम एक बहुत शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और अगले 5 सालों में हमें एक मुल्क की पूरी कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, तमाम इदारों का मिलकर ताउन करने की जरूरत है, पूरी कौम की ताउन लगा कर के साथ मिलकर आगे चलने की जरूरत है, तब हम इस मुआशी बहरान से निकलेंगे। अगले 3 सालों में पाकिस्तान में 77 अरब डॉलर कर्जों के अदा करने हैं। हम अगर इसी तरह लड़ाई झगड़े में रहेंगे तो हम अपनी माली खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पे खो बैठे। हम सबको मिलकर तो आप ये चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में नून लीग को नहीं पढ़ना चाहिए?
देखिए हाँ, हम यकीनन ये चीज जो है ये कौम के सामने है, इतना बड़ा कौम का नुकसान हुआ, आज लोग दुहाइयां दे रहे हैं महंगाई की, लोगों की जिंदगी में जहर घोला है। आखिर कौम को ये तो पता लगना चाहिए ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों आज हम इस हाल को पहुंचे हैं। ठीक। लेकिन इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हमें किसी कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है, हमें मुल्क को यकजा करके बहाली की तरफ लेके जाना है ताकि हम इस दलदल से बच सकें जो हमारे सामने मुंह खोल के खड़ी है। अब ऐसे साहब ये फर्ज कर लें कि आपकी बात दुरुस्त होगी कि जनरल फैज साहब जिम्मेदार होंगे, जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार होंगे, तो पहला मसला तो ये कि 2018 में जनरल बाजवा साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था और इनसे 4 सीनियर जजेस भी थे, जनरल भी थे उस वक्त, उनको छोड़ के किया, तो पहले जिम्मेदार तो आप हो गए। फिर 2019 में आपने एक्सटेंशन भी इनको दे दी और अनकंडीशनल एक्सटेंशन दी। फिर जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर भी भेजा गया और इसका एतराफ ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं। फिर 2022 में आपने फिर एक्सटेंशन की ऑफर की, तो ये क्यों करते रहे फिर आप? पहली बात तो यह है कि जो जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट थी वो फर्स्ट सीनियर पैनल में से हुई थी और जो पैनल पुट अप किया जाता है उसमें यही तस्वर किया जाता है कि ऑल जजेस आर इक्वल, ऑल जनरल्स आर इक्वल। तो लिहाजा वो उस पर ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किसी को करें, लेकिन जैसे हमने देखा कि माजी के मुकाबले में एक बेहतर तरीका यही है और जो कि इस दफा अपनाया गया कि आप सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं उनको अपॉइंट करें ताकि आपके ऊपर या अपॉइंट होने वाले के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो कि इसके ऊपर कोई फेवर हुई या आपने किसी को फेवर किया। जहां तक जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला है, मैं अपनी गवाही दे सकता हूं कि मैंने वोट नहीं दिया था, क्योंकि मैं असूली तौर पर समझता था और मैंने एक रात पहले कहा था कि ये जो कानून बना है, अगर इस कानून को हमने बना दिया और वोट दिया तो फिर जो 3 सालों में आर्मी चीफ चला जाएगा, अपनी मुद्दत छोड़ के चला जाएगा, उसको फिर वलीउल्लाह का लकब भी देना चाहिए। फिर कौन है जो कहेगा मैं एक्सटेंशन नहीं लेता? तो मैं तो उसूली और नजरियाती तौर पे इस चीज के हक में नहीं था, तो मैंने तो वोट नहीं दिया। लिहाजा मैं तो लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था सर, वो उन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था जो आज एक बयानिया ले रहे हैं कि इन लोगों ने मुल्क तबाह कर दिया। मेरे कम अज कम मुझे तो ऐसी इत्तला उनकी तरफ से नहीं आई थी और इसलिए मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि मैंने कम अज कम ये वोट नहीं दिया। ठीक हो गया। ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे ये फरमाइए रोकड़ी साहब, अब जो इलेक्शन होगा उसमें पीटीआई का बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद तो नहीं, जनरल बाजवा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया वही जनरल फैज और जनरल बाजवा। ऐसा लगता है जो इलेक्शन है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज की बुनियाद पर लड़ा जाए। अजीब और गरीब चीज है। जनरल बाजवा के खिलाफ मूवमेंट चलती रही और जिस वक्त पंजाब असेंबली तोड़ी तो खुद फरमाते हैं कि मैंने ये जनरल बाजवा के कहने पे पंजाब असेंबली तोड़ी। यानी मुझे आज तक बयानियों की भी नहीं समझ आई। जो वो किसने का वो चोरी परवेज लाई साहब, इमरान खान ने, सादा इंसान है, उसने कहा जी ये असेंबली। यानी आई टेल यू, इस वक्त जो हम समझ रहे हैं ना कि पब्लिक बेवकूफ है, वो केस नहीं है। सारों ने खूब बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बनने के बाद उन सारों को समझ आया कि अब क्या उनके साथ हो चुका। ये कहानी अब इतनी सादी नहीं है। हम फिर मैं वापस लेके आता हूं, मैं तो 2018 के इलेक्शन से पहले भी यही कह रहा था, एहतिसाब कबल इंतखाब। और ये सबसे बड़ा फायदा इसमें किसको होगा? पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है। सबसे बड़ा फायदा इसमें किसको होगा? मुल्क को। चाहेंगे बहुत सारे लोग नहीं कि ये काम हो, इवन पार्टीज, वो भी जो एहतिसाब का नारा भी मार रही है ना इस वक्त, उनको भी कहेंगे ना, वो भी कहेंगे नहीं 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 हमें नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्या किया? ये बात दुरुस्त है। वैसे कहा जा रहा है कि ये जो डिप्टी चेयरमैन आएंगे नैब के, उनकी अपॉइंटमेंट से पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, और एहतसाब होगा या नहीं होगा। नहीं जावेद भाई, उनकी अपॉइंटमेंट से नहीं, किसी भी मामले को सीरियस होने का सारों को पता चल जाया जाता है। बाप जब घर के अंदर दाखिल हो तो बच्चों को, घर वालों को उसके मूड से पता लग चल जाता है कि ये किस मूड। तो अब तो बाप आ रहा है आपका ख्याल? सर मैंने बाप नहीं, मैंने एग्जांपल दी, मैंने उसको बाप के अंदर, मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने एग्जांपल दी बाप नहीं का। उस्ताद जब आ रहा होता है अपनी क्लास के अंदर तालीक, तो बच्चों को पता चल जाता है कि मेरे उस्ताद का आज क्या मूड है। उस्ताद आ रहा है सर, फिर वही कह रहा हूं ना, मैं मिसाल दे रहा हूं। अब मैं मिसालों के साथ ये नहीं कि उनको बाप समझा जाए या वो लिया जाए। नैब एक इदारा है जिसका काम है एहतिसाब करना। जुडिशरी एक इदारा है। काजी फायज ईसा साहब ने पहले दिन आके अपना आप को बता दिया ये मैं हूं। नैब एक इदारा, यानी मैं इस वक्त समझ रहा हूं कि जुडिशरी सीरियस हो चुकी है।
ठीक है। मैं ये समझ रहा हूं कि वो जो 56,000 60,000 केसेस हैं वो प्रायोरिटी पे हैं और अवाम की जो आपका ख्याल है अब नैब सीरियस हो रहा है? आई एम 100% श्योर कि नैब सीरियस होगा, अक्रॉस दी बोर्ड होगा और किसी के साथ ये नहीं होगा कि ये मेरा प्यारा है और इससे मुझे प्यार नहीं है। अदल के ऊपर काम होगा, मेरी फीलिंग ये है और यही डिमांड है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा हमारी साहब, अब इशू ये है कि इमरान खान साहब जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और उनका बयानिया बड़ा क्लियर है और वो पिछली एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ थे, इस एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ। और मियां नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट, चले वो पिछली एस्टैब्लिशमेंट इसको नहीं टच कर रहे वो। तो अब इलेक्शन जो है ना एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे होगा, या आप जीतेंगे या वो जीतेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होती, वो एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ होती है। एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर दखल दे। सर 2018 में देखेंगे नहीं, देखिए ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं 2018 कर रहा हूं, मैं 2018 में 2013 में 2007 में 2002 में 2019 92 वो सारे IGI बनना, ये सारे इन सब के पीछे मैं ज़ियाउल हक ने किया, उससे पहले क्या हुआ था, ये थ्रू आउट एस्टैब्लिशमेंट है। ये आज से नहीं, ये 1950 से ही है। दो या 3 साल बाद आपके साथ हो तो ठीक है, दूसरे के साथ हो तो गलत है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि थ्रू आउट, मैंने कहा 1950s ऑनवर्ड्स जो एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल रहा है ना, उस पॉलिटिकल रोल के खिलाफ हुआ। और अनफॉर्चुनेटली अगर जब तक हम इन चीजों को देखें, अगर आप इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन मरतबा जनाब बाजवा साहब की तारीफ की और जनाब फैज अहमद साहब की तो आज भी वैसे तारीफ करते हैं। तो वो अगर एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त आपको सपोर्ट कर रही थी तो आप तारीफ कर रहे थे, जब उन्होंने सपोर्ट बंद की ना सर, मैंने कहा हम न्यूट्रल हो रहे हैं, तो आपने कहा नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। नहीं, देखिए उस वक्त न्यूट्रल जानवर देखिए आप असल में बयानी को समझने की जरूरत है। जब आप कहते हैं ना न्यूट्रल जानवर, मतलब जानवर न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स के उसको जो अच्छाई और बुराई की तमीज जब ना करे ना, उस लिहाज से करते हैं। लेकिन बाजवा साहब को पहले तमीज थी अच्छाई और बुराई की, फिर अचानक उनकी तमीज खत्म हो गई। सुन ले, एक चीज होती है, आपको एक जगह अच्छाई और बुराई का फर्क पता चल जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका आपको। तो आपके पास एक मिनट मुझे बोल लेने देना, मुझे बोल लेने देना, मैं उसके बाद आप सवाल जरूर कर ले। उसके बाद यह है कि अगर जब मैं देखता हूँ एक जगह पे गलत हो रहा है, चाहे मैं क्यों ना गलत कर रहा हूँ, आपने उस गलत को नहीं होने देना और अगर कहीं सही हो रहा है उसको होने देना है। ये 2 चीज होती है। ये एज ए जज जो होता है ना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब सवाल ये है कि आप अच्छाई पे थे उस वक्त और जनरल बाजवा साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छाई पे थे, करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अच्छाई पे थे, हम लोगों ने गलतियां भी की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात ये कि जैसे वो अभी रोकड़ी साहब कह रहे थे, अच्छाई ये थी कि अफवाज पाकिस्तान ये चाहती थी कि उस्मान बुज़दार साहब से सूबा ले लें, उनसे नहीं चल रहा, आप कहते थे नहीं यही वसीम अकरम प्लस है, यही डिलीवर करें। लेट्स पुट लाइक दिस, ये अच्छाई थी। आप मुझसे पूछे ना, दे हैव गॉट नन ऑफ देयर बिजनेस कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहे कि इसको यहां से हटा लो, ये उनका काम नहीं है। ठीक है, ये उनका काम नहीं है। उनका काम ये है कि प्राइम मिनिस्टर को बचाएं। नहीं, उनका काम नहीं है, ये भी उनका काम नहीं है, ये भी उनका काम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को बचाएं, ये उनका काम नहीं है। जानवर कैसे हो गए? एक मिनट है ना, देखिए बात ये हो जाती है, वो दूसरी चीज की बात थी, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हैं कि अच्छाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा, आपको पता है कि इन लोगों ने गलत काम किया और आप उनको कुछ नहीं कह रहे और उसमें फर्क नहीं कर रहे, वो चीज है। अब जैसे रोकड़ी साहब ने पहले बात की थी कि उन्होंने मशवरा दिया था और उन्होंने कहा मुझे मशवरा ने, सबसे पहले मशवरा नहीं देते। देखिए मशवरा तो आपको सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा था कि आप इनको डिसॉल्व कर ले, वो है डिसीजन। आपको मशवरे 100 बंदा दे सकता है, डिसीजन जब हुआ था उसके पीछे उन्होंने सबको बुलाया था, उन्होंने सेनेटर्स को बुलाया था, उन्होंने बाकी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप थी उनको बुलाया था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि ये हम लोग डिसॉल्व करें या ना करें, इस पर बड़ी डिबेट हुई थी, सारी चीजें होने के बाद हुआ था। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ डिसीजन। अच्छा, डिसीजन किस बात पे होता है? डिसीजन आपने आर्टिकल 224(2) को सामने रखते हुए किया था कि भाई जून हो जाए। हमें क्या मालूम था या किसी को क्या पता था कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज की ना वैल्यू है और ना वैल्यू होगी? अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन होते, अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की कदर होती, तो मैं बता रहा हूं ना, आज आपको यही आइन आज आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, आज आप गवर्नमेंट ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर करता है,
3.5 साल आपने अपोजिशन लीडर से सलाम नहीं लिया और आपने कहा कि इनके साथ हमारी बात नहीं हो सकती। ये है आइन। और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, अदम एतमाद हुई चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो 16 वोट आपने ले लिए और आपने कहा देखें आज जमहूरियत जीत गई, जबकि वो दूसरी पार्टी के वोट थे आप। तो वो आप अगर 3.5 साल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आइन की कितनी इज्जत की आपने। आपको पता है वो सेनेट में किन लोगों ने वोट नहीं दिया था, किन लोगों ने गलत किया था? उन्हीं के अपने लोगों ने, नून के अपने लोगों ने पीपल्स पार्टी वालों को वोट नहीं दिया था। तो किसके लोगों ने? एक सवाल है। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि किसके कहने पे? किसके कहने पे? आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। ना आपको पता है? इन्हें साढ़े तो तुसी नहीं हो। वैसे किसने कहा? सर अब उनको उन्हीं लोगों ने कहा था जिनके कहने पे सारी बातें होती हैं। आपका क्या ख्याल है? अच्छा वो लोग गवर्नमेंट चला रहे थे आपकी? गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे। आपका क्या मतलब है? ये आज जो प्राइम मिनिस्टर बना है ये किस पार्टी का है? किस पार्टी? बाप पार्टी का है। बाप पार्टी। और बाप पार्टी जो है उन लोगों की थी, और बाप पार्टी आपके साथ इख्तियार में शामिल। बाप पार्टी के लोग खुद हमें सेनेट में आके कहते हैं कि जी हम ये नहीं करना चाहते लेकिन हमें कहा गया कि ये करना है। उनके यही लोग हमें कहते हैं। जब हम कहते हैं वही लोग तो आपके साथ थे, हमारे साथ वो ना होते आपकी। मेरी बात सुनिए, इस वक्त बाप पार्टी सारी ऑपोजिशन में बैठी हुई थी। एज ऑफ नाउ ऑपोजिशन में बैठी हुई थी। उन्होंने एक वोट भी ऑपोजिशन के साथ खड़े होकर नहीं दिया। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी ना सर? थ्रू गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। और गवर्नमेंट किसकी थी? आपकी थी? नहीं अभी की बात कर रही हूँ। आखिरी 16-18 महीने की बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। रोकड़ी साहब ये फरमाइएगा सर, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे केसेस बन रहे हैं। अब उनके ऊपर 120B भी दफा लग गई, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने साजिश की है कोई और बगावत फैलाई है, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो अब एक संगीन किस्म का इल्जाम भी उनके ऊपर लग गया। फिर एक नया नैब ने केस बना दिया कि जो टेलीथॉन हुई थी अगस्त 2022 में, उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे करके वो पैसे खा गए, वो पैसे कहां पे? तो ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं, आपका ख्याल ये है कि उससे आप इमरान खान को तोड़ लेंगे या उसको इलेक्शन से बाहर रख लेंगे? आप तोड़ने की छोड़े। 70 लाख रुपए जमा हुआ है, टेलीफोन कितने की हुई थी, वो पैसे किधर है? ना पूछा जाए। आप दे के जाएं, आप कहें कि ये 8 अरब रुपया मेरे पास है और जाके आखिरी दफा जमा कराने लगे तो 80 लाख जमा कराए, ना पूछा जाए 8 अरब किधर है? तो केसेस सर लोगों ने प्लेज किया हुआ है। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं होता। पैसे खा 100% सर, 100% नामंजूर.com पे पैसे खाए गए 100%। जिले शाह की मौत के ऊपर पैसे खाए गए। किधर फिर रहे हैं? कहां से पैसे खाए? लोगों से, ओवरसीज से। वो सादी सूदी कौम है, वो समझती है पता नहीं यहां पे कोई क्या होने लगा है। ये अभी ये जो केसेस हैं वकला के, इस पे पैसे खाए गए। पैसा खाना वकला के केसेस कौन? ये जो अभी केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर पैसे इकट्ठे किए गए, वकला को देने। सर वही कह रहा हूं, फीस नहीं दी जा रही। सर मैं कह रहा हूं फीस दी जा रही है। सर बता रहा हूं, आगे चले। आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग की थी कि आर्मी के खिलाफ बयानियां पाकिस्तान के अंदर। आर्मी नहीं, जनरल बाजवा सर। आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ना, कोई नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां, अमेरिका के खिलाफ बयान, ये 2-4 चीजें इस कौम में बेचना बहुत आसान है। बगैर सोचे हुए आए कैसे थे, कहां से, क्या, यानी अगर सिर्फ बंदा तो आप भी साथ हैं। मैं साथ खुश से उस वक्त मैं अब मेरी बात सुने, मैं उस वक्त भी ठीक चीज के लिए साथ था। मेरी और मेरे पे किसी दिन इस पे प्रोग्राम कर लें आपने, और मैंने तो किया है प्रोग्राम भाईजान। मैं तो पाकिस्तान के साथ हूं। मैं अपने इदारों को मजबूत देखना चाहता हूं और अपने इदारों की इज्जत करता हूं शुरू से। मैं डीसी और एसपी को अपना गुलाम नहीं देखना चाहता। मैं डीसी और डीपीओ को पैसे दे के लगना नहीं देखना चाहता। मैं नेगेटिव पॉलिटिसाइजेशन से इस पॉलिटिक्स को निकालने का हामी हूं। मैं नैब के स्ट्रांग होके अक्रॉस द बोर्ड इस काम का हामी हूं। गलत हूं? मैं स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रहने वाला हूं। मुझे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो एसपी या डीसी या आरपीओ लगते रहे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना अभी तक। कोई कैसे बने? तो सर वो है ना, कमिश्नर भी हैं, सर वही कह रहा हूं। नहीं तो पकड़ लेते हैं। सर मेरी बात कौन दे रहा है? सर पैसे डीसी है दे रहा है ना। अगर वो जगह ले रहा है तो पैसे देख ले, तो फिर उसको पकड़े ना। सर मेरी बात, वो पकड़ना किसने था उस दौर में? नहीं अब पकड़ लेना सर। मैंने आप अगर इमरान भाई आप तो करप्शन का केस बन रहा है तो करप्शन का केस बनाएगा। आप तो बिल्कुल आज सादगी के मूड में आ गए, बहुत ज्यादा।
आप सर, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एविडेंस है ना सर, तो आप करप्शन 40% ठेके करोड़ में से पैसा खाया जाता है। मेरे पास एविडेंस है 7 अरब रुपया मियांवाली के अंदर चापरी डैम का खाया गया। एविडेंस दे दे के मर गया उसको इमरान, इसकी पार्टी इमरान खान साहब यस, और खुद खा अरब इसने दिया। तो आप जाए ना नैब सर, तो गया हूं ना जी, कब नहीं गया हूं उस नैब जिस पे आपको इतना इत्मीनान है, इंशाल्लाह वो जाएंगे। आपका केस पर भी आप है। आई हैं ना, चीजें तो अब शुरू हुई हैं ना। मैं आप इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं उसके दौर में गया हूं, उसी के पास, उसके दौर में एंटी करप्शन में गया हूं, इंक्वायरी हेल्ड कराई पंजाब की डैम्स की, उसी के दौर में कि भाई ये 7 अरब रुपया पाकिस्तान का है, हमारे लोगों को पानी चाहिए, तेरे जो नीचे हरकारे हैं ये खा पी गए हैं। नहीं, कौन खा गए? खान साहब खुद खा तो गए? और नहीं, नहीं वो तो फिर वही कह रहा सर हूं। हरकारे तो आप थे ना उस वक्त। नहीं कि हम हरकारे कभी भी नहीं रहे। हम बराबर की दोस्ती के अंदर चलने वाले लोग हैं। हरकारे उसके जो थे उसको भी पता है, उन हरकारों को भी पता है, और पब्लिक ऑफ मियांवाली को भी पता है। वैसे कौन खा गए? मैं नाम सर उसी की टीम सारी। अगेन कौन सी टीम है सर? सर उसी की टीम, मैं आपको बता रहा हूं। सर टीम का मैं नाम होगा, आपको नाम दे दूंगा। आप 7 अरब रुपए का इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक बंदे का नाम ले रहे हैं। साबित, वो सर बंदा तो बताए जो बंदा खा गए देता हूं पैसे। आपको, एप्लीकेशन कल दोबारा जमा करा तो आपको भी कॉपी दे दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी गई पड़ी है, ये कोई नई चीज नहीं है। एक चीज बता रहा हूं, एक उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्रोजेक्ट, और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट, हजारों प्रोजेक्ट हैं ऐसे। ये मुल्क बन गया लोगों के लिए मजाक, पब्लिक है लोगों के लिए बेवकूफ बनाने का एक पखंड। यहां पे जिंदगी करनी है एंजॉय। हमारी सर ये तो करप्शन के केसेस खोल रहे हैं। देखिए आप जरूर खोले, आई टेल यू, जितना अरसा मैं इमरान खान के साथ रहा हूं, एंड आई वाज नॉट वन ऑफ दोज पीपल के जो इमरान खान को शुरू से पूछता आ रहा फैन, उन लोगों में से हूं भी नहीं, ठीक है। मैं उनके साथ हूं और मैंने उनके साथ इख्तिलाफ भी किया, उनके सामने इख्तिलाफ किया हुआ है, लेकिन वो शख्स पैसों की बेईमानी, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद फिलैंथ्रोपी में कर दिया, जिस बंदे के हाथ में नहीं वैसे बनाया क्या हुआ यार, ठीक है ना, जिस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी वो कर लिया, अगर वो चाहता वो यही सब कुछ करके वो बहुत कुछ पैसा बना सकता था। वो इतना पैसा बना सकता था कि इन लोगों की सबकी सोच होगी। वो दुनिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज में से एक था और है और रहेगा। रही बात यह कि रोखड़ी साहब बिल्कुल सही कहते हैं, अवाम बेवकूफ नहीं है। अवाम जब किसी के साथ खड़ी होती है तो वो सोच समझ के करती है, वो ये प्रोपेगेंडास में नहीं जाती। अवाम को आप बेवकूफ बना नहीं सकते। हाँ, वो बेचारे अनपढ़ जरूर है, इसलिए कि आप लोगों ने, आप बड़े लोगों ने, बड़े जागीरदारों ने अपने अपने इलाके के लोगों को अनपढ़ रखा है। लेकिन अब सवाल ये है, उन लोगों को प्रॉब्लम सवाल ये है कि आपने जहांगीर तरीन पे करप्शन का इल्जाम लगाया। जहांगीर तरीन आपके सेक्रेटरी जनरल थे आपकी पार्टी के और कैंपेन करते रहे। आपने अलीम खान के ऊपर करप्शन के केस आपने इल्जाम लगाया, वो आपके साथ थे। आपने सप्तान खान को गिरफ्तार करवाया, करप्शन में आपके साथी थे। फिर उस्मान बुजदार की जो सारी कहानियां आपके सामने है। फिर सिंध के अंदर जो गुजरा, जो कुछ किया, सर ये लोग भी तो थे ना, आप करप्शन करते रहे, आपको पता नहीं चला। इस तरह है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक शख्स है वो अपने 10 या 15 या 20 एमपीएस को इस बात पे निकाल दे फौरन कि यार तुम लोगों ने वोट बेच के मतलब पैसे खरीद के किसी को वोट दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये छोटा डिसीजन नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऐसे बंदे के ऊपर आप वो डिसीजन ले रहे हो कि जो आपका राइट हैंड मैन है, जिसने आपको बड़ी मदद की है। ये छोटी बात नहीं होती है। इस किस्म के डिसीजन लेने वाले बंदे छोटे बंदे नहीं होते। छोटे बंदे वो होते हैं जो वक्त की नजाकत के मुताबिक खामोश हो जाएं। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, आप एक नहीं 100 केसेस करें, अल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द डे अल हक है। वो जब सामने चीजें आएंगी तो पता चल जाएगा कि किसने पैसे लिए, किसने नहीं लिए। फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।